राहुल गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए आज दूसरे दिन फिर से बुलाया गया। आज भी ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है और इससे पहले राहुल गांधी बहन प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। कांग्रेस नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दूसरे दिन प्रियंका गांधी के साथ ईडी ऑफिस पहुंच गए हैं। बीते दिन 10 घंटे ईडी ने राहुल गांधी से सवाल जवाब किए। आज फिर राहुल गांधी ईडी के सवालों का सामना करेंगे। वहीं इससे पहले राहुल गांधी बहन प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और कांग्रेस नेताओं के साथ मुलाकात की। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। साथ ही कांग्रेस दफ्तर के आसपास धारा 144 लगा दी गई। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की जांच का विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि कांग्रेस नेता लगातार इस कार्रवाई के खिलाफ सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बहरहाल ईडी में राहुल गांधी की पेशी से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस इसे संवैधानिक संस्थाओं का अनुचित उपयोग बता रही है, तो वहीं बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है और इसी बीच कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ताओं को दिल्ली में पुलिस ने हिरासत में लिया, क्योंकि दिल्ली में किसी भी प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली थी। कांग्रेस मुख्यालय के चारों ओर धारा 144 लागू कर दी गई है। ईडी दफ्तर से जुड़ी ही बात करते हैं। राहुल गांधी से इस वक्त पूछताछ कर रही है ईडी और नेशनल हेराल्ड मामला है जिसमें राहुल गांधी से ये पूछताछ हो रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर से इस पूछताछ को लेकर आज सवाल खड़े कर दिए। रणदीप सुरजेवाला ने फिर दोहराया कि मोदी सरकार राहुल गांधी से डर रही है। देखिए, नेशनल हेराल्ड मामले में आज फिर ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। तो वहीं 13 जून को राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की और ये पूछताछ करीब 9 घंटे चली। वहीं राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर जहां कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया, तो वहीं देश भर में कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को कल गिरफ्तार किया गया और आज भी कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस की तरफ से सतर्कता बढ़ा दी गई है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी ईडी की जांच के मामले में आमने सामने हैं। वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। आज फिर रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। आखिर मोदी सरकार को, आखिर भाजपा के निशाने पर श्री राहुल गांधी और कांग्रेस क्यों है? दूसरा सवाल, क्या जनता के मुद्दे उठाने वाली मुखर आवाज को दबाने का षड्यंत्र है ईडी की कार्यवाही? तो ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हम झुकेंगे नहीं। तो वहीं आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, क्योंकि वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे और कांग्रेस मुख्यालय के चारों तरफ धारा 144 लागू कर दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हरियाणा की। राहुल गांधी को ईडी का सम्मन मिला, पेशी भी हुई। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पार्टी राहुल गांधी के साथ खड़ी है, उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा भी है। देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी के विरोध में कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में कहा कि पार्टी पूरी तरह से राहुल गांधी के साथ खड़ी है और उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। इसी दौरान उन्होंने अभय चौटाला पर बिना नाम लिए निशाना साधा और कहा कि जो लोग 2 दिन पहले जेजेपी पर पैसों का आरोप लगा रहे थे, वही लोग 2 दिन बाद जेजेपी के साथ खड़े मिले, जिससे सिद्ध होता है कि राज्यसभा चुनाव में जमकर खरीद फरोख्त हुई है। एक वोट गलत पड़ा है, टिक कर दिया गया और एक वोट से हार गए। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार की हार की पार्टी जांच करेगी, जिसके बाद ही पता चल पाएगा कि कौन से एमएलए का वोट रद्द हुआ है। उन्होंने कुलदीप बिश्नोई पर भी नाम लिए बगैर निशाना साधा और कहा कि किसी भी एमएलए को अपनी उस पार्टी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए जिस पार्टी के नाम पर वो चुनकर आए हैं। ऐसे लोग पार्टी को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन लोग उन्हें कभी माफ नहीं कर सकते। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी के ईडी में पूछताछ के साथ साथ ही राज्यसभा चुनावों को लेकर भी बातचीत की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुमारी सैलजा की। जी हां, हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने राज्यसभा चुनावों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कुलदीप बिश्नोई के कदम के बारे में उन्हें पहले से मालूम था। देखिए।
हिसार में हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बयान देते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई के कदम के बारे में मालूम था। इसके अलावा दूसरा वोट जो कांग्रेस के खिलाफ गया है उसके बारे में भी इंक्वायरी की जाएगी और पार्टी हाईकमान कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि एक सीट हमारी होनी चाहिए थी। हमने अजय माकन जैसे दिग्गज नेता और पार्टी को भी निराश किया है। एक वोट का तो मालूम था क्योंकि कुलदीप जी पहले से ही काफ़ी समय से अपनी बात रख रहे थे, तो कोशिश तो की गई होगी किसी लेवल पर, क्योंकि मालूम था इनका। लेकिन उस बात को भी देखते हुए हमारे पास 30 वोट थे और 30 वोट के बाद इस तरह से जो हुआ है तो इसकी इंक्वायरी कांग्रेस पार्टी जरूर करेगी। वहीं ईडी की कार्रवाई पर कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी ईडी का दुरुपयोग कर अपनी नीति और नीयत दिखा रही है। राज्यसभा चुनावों के साथ साथ ईडी की कार्रवाई को लेकर भी कुमारी शैलजा की तरफ से बयान दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के गृह क्षेत्र में कांग्रेस को एक झटका दे दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस में 25 साल तक शामिल रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और चेयरमैन पद के प्रत्याशी मेजर नंबरदार को अपने पाले में कर लिया है। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने होडल उनके घर पहुंचकर खुद उनको बीजेपी में शामिल करवाया है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में निकाय चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने पत्ते खोल रही हैं। होडल में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। 25 साल तक कांग्रेस पार्टी में रहे और होडल से कांग्रेस समर्थित चेयरमैन पद के प्रत्याशी मेजर नंबरदार ने कांग्रेस को अलविदा कह बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्हें पार्टी में शामिल करवाने के लिए होडल पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस आज अपने हाशिए पर है। देश और प्रदेश की जनता ने इनके उम्मीदवारों को पूरी तरह से नकार दिया है। हमारे साथ होडल में बहुत ही अच्छी छवि के और बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता मेजर सिंह नंबरदार आए हैं। मैं पार्टी में इनका स्वागत करता हूं और हमारे लिए एक ये उपलब्धि है, एक योग्य व्यक्ति के रूप में, एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स के रूप में पार्टी को मदद करना। ओपी धनखड़ ने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों की जीत शानदार मतों से होगी। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सभी को देश की प्रशासनिक व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर भरोसा करना चाहिए। तो अब निकाय चुनाव पर सियासत तेज होती जा रही है। लगातार प्रयास तमाम पार्टियां कर रही है कि अपनी जीत के दावे को मजबूत किया जाए और ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को, बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 16 में एक निजी हॉस्पिटल में 38 साल की 38 साल की एक महिला की मौत हुई है। परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप जड़े हैं। मामले में जांच हो रही है। देखिए। घटना फरीदाबाद के सेक्टर 16 के निजी अस्पताल की है, जहां हॉस्पिटल की लापरवाही से एक 38 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने हॉस्पिटल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मृतक महिला का नाम पूनम जैन है, जो एक छोटे से ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। महिला की 8 साल की बेटी भी है। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें किसी मेडिसिन का इंजेक्शन लगाया, जिसका ओवरडोज हो गया और उनकी मौत हो गई। कुछ नहीं कहा गया, हॉस्पिटल से भगाया गया, सारी लिफ्ट लॉक कर दी गई, सारी सीढ़ी लॉक कर गई। अब हम बाहर खड़े के अपना आक्रोश जता रहे, तो यहाँ से भी हमारे पास इनका बॉडीगार्ड हमसे लड़ने के लिए आ रहा है। अच्छा, आप लोगों के सामने सारी घटना चल रही है। हॉस्पिटल नहीं है, शमशान घाट है। जिसको अपना मरीज मारना उसको यहाँ नहीं है। कराना उस मरीज यहाँ ठीक नहीं होते। अंदर ले जाया गया, तो उसके बाद मैंने काफी देर तक, हम लोगों ने 4 बजे तक वेट भी किया। उसके दौरान मैंने ना ऑपरेशन थिएटर के 2-3 चक्कर भी लगाए कि आप हमें बताइए कि इतना लेट क्यों हो रहा है। तो उसके बाद तभी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया हमें। फिर एंड में जाके 4-4:15 बजे के करीब उन्होंने बोल दिया कि उनको एक कार्डियक अरेस्ट आ गया। अब अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। जांच होगी, उसके बाद ही साफ होगा कि मौत की असल वजह क्या रही। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग टीम ने ऑयल ट्रेडिंग कंपनी में छापेमारी की है। सीएम फ्लाइंग टीम को इस कंपनी को लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें फरीदाबाद के सदपुरा इलाके की हैं, जहां एक ऑयल ट्रेडिंग कंपनी में तेल के पैकेट्स पैक किए जाते थे। सीएम फ्लाइंग टीम को जैसे ही नामी तेल के पैकेट्स में पैक किए जाने वाले तेल की खामियों के बारे में खबर मिली, सीएम फ्लाइंग की टीम ने
ऑयल ट्रेडिंग कंपनी पर छापेमारी की। सीएम फ्लाइंग की टीम ने पहुंचते ही ऑयल ट्रेडिंग कंपनी में पैक किए जाने वाले तेल के सैंपल लिए। छापेमारी के दौरान सीएम फ्लाइंग के अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि यहाँ पर ऑयल ट्रेडिंग कंपनी है। इसी आधार पर उन्होंने आज स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ छापेमारी की और तेल के सैंपल लिए गए। सूचना मिली थी गुप्त, तो उस पर हमारी टीम आई थी यहाँ पे, डॉक्टर साहब को साथ लेके, जो फूड सेफ्टी अफसर हैं उनको। तो जो बिल और वो सब चेक किए गए हैं, तो बाकायदा जीएसटी वाले बिलों को कोई एम्बेजलमेंट पाई नहीं गई है। तो ये इनका जो अभी सैंपल डॉक्टर साहब ने भरे हैं, यहाँ पे 3 तरह के ब्रांड, मतलब राइस ब्रांड ऑयल है, तिल का तेल है और सरसों का तेल है, जिसकी ये पैकिंग करके ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पे। यहाँ तेल बनता नहीं है, ये तेल बल्क में ख़रीदते हैं और उसको पैक करके आगे बेचते हैं। अब यहाँ से तेल के सैंपल ले लिए गए हैं, जांच शुरू कर दी गई है। देखना होगा कितनी अनियमितताएं पाई जाती हैं। फिलहाल माना जाता है कि कंपनी के पास तेल पैक करने का कोई भी लाइसेंस नहीं था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर जिले में सड़क हादसा हो गया। यहाँ एक बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई है। हादसा क्यों हुआ, इसकी जांच चल रही है। देखिए रिपोर्ट में। यमुनानगर के औरंगाबाद के पास उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब जीरकपुर से बदायूं की ओर जा रही बस की यमुनानगर के औरंगाबाद में ट्रक के साथ जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद से जहां मौके पर अफरा तफरी का माहौल था, तो वहीं बस में सवार कुछ यात्री बस की खिड़की में फंस गए। तो ट्रक का आपस में एक्सीडेंट हुआ है जी, और बस में 3 आदमियों को चोट लगी है। बताया जाता है बस का ड्राइवर आगे चल रहे ट्रक को ओवरटेक करने लगा, जिसके चलते हादसा हुआ। बस का आगे का हिस्सा ट्रक में लगने से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। 1-2 तो खिड़की में फंस गए थे। अच्छा, उनको तो तोड़ के निकाला। उसके प्लस में और भी जो ड्राइवर साथ में थे उनको भी लगी। तो कहाँ के रहने वाले हैं सब लोग? ये आप बदायूं जिला, बदायूं और मुरादाबाद जिला के, आधे बदायूं के आधे मुरादाबाद। हादसे को लेकर कहा यह जा रहा है कि हादसे के दौरान बस का ड्राइवर प्रयास कर रहा था ट्रक को ओवरटेक करने का। हालांकि फिलहाल हादसे की वजह क्या रही, ये जांच का विषय है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोनीपत का नेशनल हाईवे, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। 3 साथियों की मौत हो गई है और अब लापरवाही के आरोप लग रहे हैं एनएचआई पर। देखिए रिपोर्ट। लापरवाही के नतीजे की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कार किस कदर क्षतिग्रस्त हो गई। दरअसल सोनीपत नेशनल हाईवे 44 पर भिगान टोल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार कार टोल के पास डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार सवार 4 दोस्तों में से 3 की मौके पर मौत हो गई। 12 बजे हमारे पास गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, तो हम उस पर पहुँचे थे। उसमें 4 व्यक्ति सवार थे, दिल्ली के हैं, तो उनमें से 3 एक्सपायर हो चुके हैं और एक अभी जीवित है। तो फिर उनके शिकायत देंगे, उस हिसाब से कार्रवाई अमल में लाएंगे। परिजनों की माने तो भिगान टोल पर जिस जगह हादसा हुआ उसके पास बनाए गए डिवाइडर में कोई सांकेतिक चिन्ह नहीं है। सांकेतिक चिन्ह न होने की वजह से डिवाइडर का पता ही नहीं चल पाया, जिस कारण यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब मामला दर्ज हो चुका है और देखना होगा कि इस मामले में जांच के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने देश के युवाओं के लिए बड़ा फैसला लिया। पीएमओ की ओर से जानकारी दी गई है, जिसके मुताबिक केंद्र सरकार अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों को नौकरी देगी। 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार नौकरियों के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत अगले 1.5 साल में केंद्र की ओर से 10 लाख नौकरियां देने का ऐलान हुआ है। पीएमओ ने ट्वीट करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि मिशन मोड में अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएमओ की तरफ से नौकरी के ऐलान पर ट्वीट करते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में एक और कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने समय के साथ सरकार को अधिक जिम्मेदार बनाया और सरकार का ध्यान अब लोगों पर केंद्रित हो गया है। वहीं पीएमओ के 10 लाख नौकरियां देने के ऐलान पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इस देश में प्रजातंत्र को रौंद दिया गया है। बेरोजगारी ऐतिहासिक बढ़ी है।
पीएम कब तक ट्विटर करते रहेंगे। इसके साथ ही सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, वादा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का, 8 साल में देनी थी 16 करोड़ नौकरियां और अब कह रखे गए साल 2024 तक केवल 10 लाख नौकरियां देंगे। तो बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से पीएम मोदी के इस फैसले का स्वागत हो रहा है, तो वहीं कांग्रेस ने इस फैसले को निशाने पर लिया है। खबर में आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई ने पूर्व क्रिकेटर्स और अंपायर्स को बड़ा तोहफा दिया। बोर्ड ने इनकी पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई पेंशन 1 जुलाई 2022 से लागू होगी। देखिए, बीसीसीआई ने अपने पूर्व क्रिकेटर्स और अंपायर्स की पेंशन में बड़ा इजाफा किया है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमारे पूर्व क्रिकेटरों की वित्तीय भलाई का ध्यान रखा जाए। खिलाड़ी आजीवन प्लेयर्स ही रहते हैं, उनके खेलने के दिन समाप्त हो जाने के बाद एक बोर्ड के रूप में उनके साथ खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। अंपायर भी अनसंग हीरो रही हैं और बीसीसीआई वास्तव में उनके योगदान को महत्व देता है। बीसीसीआई आज जो कुछ भी है वो अपने पूर्व क्रिकेटरों और अंपायरों की योगदान के कारण है। हमें मासिक पेंशन में वृद्धि की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जो हमारे पूर्व क्रिकेटरों की भलाई के लिए एक शानदार जेस्चर है। वहीं बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ट्वीट कर लिखा, मुझे पूर्व क्रिकेटरों और मैच अधिकारी के मासिक पेंशन में वृद्धि की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। करीब 900 सदस्य इसका लाभ उठाएंगे, जिसमें करीब 75% सदस्यों को 100% वृद्धि का लाभ मिलेगा। आपको बता दें, जिन प्लेयर्स या अंपायर्स की पेंशन 15,000 रुपए थी, उन्हें अब 30,000 रुपए मिलेगी। जिनकी पेंशन 22,500 रुपए थी, उन्हें 45,000 रुपए दिए जाएंगे। 30,000 रुपए मासिक पेंशन वाले स्टाफ को 52,500 रुपए भुगतान होंगे।